अपने पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे विंटर स्पेशल हैक्स शेयर किए थे जो कि स्पेशली सब्ज़ी रिलेटेड ही थे। विंटर्स में बहुत अच्छी और टेस्टी स्पेशली हरी सब्जियां मिलती हैं और इसी से रिलेटेड आज भी मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूं, जिसमें मैं आज भी बहुत सारे हैक्स आपके लिए लेके आई हूं और कुछ रेसिपीज़ भी जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं बल्कि न्यूट्रिशियस भी हैं। और इनमें से एक रेसिपी तो आप लोगों की ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वाली है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एज आई शेयर ऑल द हैक्स एंड द रेसिपीज टुडे। Hello guys, Namaste and welcome back to Nurturing Homes. Let's begin with this today's video. आज सबसे पहले बात करूंगी मूली की। सर्दियों में जो मूली मिलती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा मीठी भी होती है। ये जो हमें विंटर्स में मूली मिलती है वो समर्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है टेस्ट में। ऑब्वियसली विंटर्स वाली ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके साथ काम करने में दिक्कत आती है, फिर चाहे वो मूली की सब्ज़ी बनाएं या फिर पराठे बनाएं। तो आज मूली को लेके बहुत सारे हैक्स शेयर करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मूली को पील कर लिया है और इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ पराठे बनाने के लिए। तो कद्दूकस तो जैसे आप नॉर्मल करते हैं, या तो फिर फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। कद्दूकस करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मली हो जाएगा। जो परेशानी आती है वो इसके आगे वाले स्टेप्स में आती है। मूली में बहुत सारा पानी होता है और अगर हम इसके साथ डायरेक्टली पराठे बनाएंगे तो पराठे बनेंगे नहीं, वो मॉइस्चर की वजह से फटेंगे। तो ऑब्वियसली हमें इस मूली का पानी निकालना ज़रूरी है। अब होता क्या है, जब हम मूली को इस तरीके से हाथों से निचोड़ते हैं, इसका पानी निकालते हैं, तो इसके पानी से हाथों में बहुत जलन होती है, बहुत खुजली मचती है। तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक मसलिन क्लॉथ, जिसके अंदर मूली को रख के आपको उसका सारा पानी निचोड़ना है। इस तरीके से जब आप पानी निचोड़ेंगे तो आपके हाथों में ज़्यादा वो नहीं लगेगा और आपके हाथों में जलन नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मैं कई सालों से मूली के पराठे बनाते आ रही हूँ और हमारे घर में सबको पसंद है। हर बार मैं इसी तरीके से करती हूँ और हाथों में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि अभी भी हाथों में पानी लग रहा है, लेकिन उतना नहीं लगता और उतना ज़ोर भी नहीं पड़ता हाथों में, जिस तरीके से अगर हम बिना कपड़े के करते हैं। तो एक बार करके देखिएगा, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। और इसके बाद अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मूली का जो पानी निकलेगा उससे आपके हाथों को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ का जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप पानी निचोड़ें कपड़े के साथ, तो आपको इतने अच्छे तरीके से निचोड़ना है कि मूली में एक बूंद पानी ना रहे। मतलब अब मैं हाथों में इससे टच कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक बूंद पानी की नहीं है। ये देखिए, हाथ बिल्कुल ड्राई है। इतने पॉइंट तक आपको मूली का पानी पूरा निकाल के इसे ड्राई कर देना है। मैंने सारी मूली यहाँ पे कद्दूकस कर ली है और आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। मेरे हाथ इसे छूने पर बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। लुक एट दिस। इस पॉइंट तक अगर आपने मूली को निचोड़ा है तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मूली के पराठे रोल अप करने में। कई लोग मूली के पराठों में आलू भुजिया वगैरह भी डालते हैं ताकि मूली के पराठे फटे नहीं। ट्रस्ट मी, मूली का ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहेगा अगर आप इस तरीके से मूली निचोड़ के तब पराठे बनाएंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि मूली के पराठे बनाते वक्त अजवाइन यूज़ करना मत भूलिएगा। कई लोगों को मूली खाने के बाद डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप अजवाइन को डालेंगे तो आपको कोई ब्लोटिंग इशू, कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूली इनफैक्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बाकी उसके अलावा जो मसाले आप रेगुलर यूज़ करते हैं पराठे बनाने के लिए वो डालिए। मैंने यहाँ पे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और ऊपर से फ्रेश हरा धनिया काट के मैंने डाला है। और ये स्टफिंग पराठों के लिए रेडी हो गई है। अजवाइन यहाँ पे मेन आइटम था जिसको आप भूल नहीं सकते जब भी आप मूली यूज़ करते हैं। ट्रस्ट मी, मूली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो सर्दियों में इसे सैलड वगैरह में भी आप ज़रूर खाइए। अब जब आप इससे पराठे बनाएंगे ना इस स्टफिंग के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दिक्कत लोगों को स्टफ्ड पराठे बनाने में भी आती है। तो यहाँ पे मैं मूली के स्टफ्ड पराठे आपको बनाना
बता रही हूँ। और इसी तरीके से आप कोई भी स्टफ़्ड पराठा बना सकते हैं। इनफैक्ट इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपकी स्टफिंग आप ज़्यादा डाल पाएंगे, विच मीन्स कि पराठों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी छोटी लोई बनाई हैं गेहूं के आटे की ही। ये नॉर्मल गेहूं का आटा ही मैंने गूंदा है, जो हम रोटी पराठे बनाने के लिए आम घर पे गूंदते हैं। इसी आटे से मैंने 2 लोइयाँ बनाई हैं और दोनों को अब मैं रोल कर रही हूँ ऑलमोस्ट पूरी के साइज़ का। ये जो 2 मैंने रोल किए हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होने चाहिए। आप दोनों रोल करने के बाद एक के ऊपर एक रख के देख सकते हैं कि ये सिमिलर साइज़ का है कि नहीं है, वरना दोनों को सेम साइज़ कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों में से एक के ऊपर आप स्टफिंग रखेंगे। जेनरसली स्टफिंग को रखिएगा, क्योंकि जितना अच्छा स्टफिंग होगा पराठे में उतना ही पराठा अच्छा बनता है, खाने में टेस्ट दुगना हो जाता है। तो स्टफिंग में कंजूसी मत करिएगा। एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो पराठे फटेंगे नहीं। जो दूसरी लोई हमने रोल करके रखी है उससे इस लोई को आप कवर कर दीजिए और चारों तरफ से मतलब स्क्वायर तो नहीं है ये, लेकिन हर तरफ से इसको दबा दीजिए। अच्छे से दबाइए ताकि स्टफिंग हमारी कहीं से भी बाहर ना निकले। उसके बाद आप नॉर्मली सूखा आटा लगा के पराठे की तरह इसको अब रोल कीजिए और अब इससे आप पराठे बनाइए। आप इस तरीके से एक बार पराठे बना के देखिए, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आप स्टफिंग भर पाएंगे और पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई भी, फिर चाहे आप स्टफ्ड पराठा बनाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय तो सर्दियां चल रही हैं तो पराठे खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। फिर आप चाहे गोभी के पराठे बनाइए या फिर मिक्स्ड वेज पराठे बनाइए, कीमे के पराठे बनाइए, कुछ भी स्टफ़ करके पराठे बनाइए। इस तरीके से आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे मैं तो पराठे सिर्फ़ और सिर्फ घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। उससे भी मुझे लगता है कि पराठों का टेस्ट दुगना हो जाता है। आप पराठे किस चीज़ में बनाते हैं, तेल में, बटर में या घी में, मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। वैसे पंजाबियों की ये मोनोपोली है कि पराठे उन लोग को बहुत पसंद है और नाश्ता हमारा पराठों के बिना इनकम्प्लीट होता है, और पराठे हमारे घी वाले ही होते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको एक क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ कि पराठे के अंदर की फिलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है। एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे इस तरीके से बनाने पे कैसे बने। पराठों का असली मज़ा आता है दही, अचार और मक्खन के साथ। यहाँ पे मैं आंवले और मिर्च का अचार यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बनाना, और मक्खन। आज दही नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पराठे बने हैं बहुत मज़ेदार। तो आप भी ज़रूर बनाइए और घर पे सबको खिलाइए। बची हुई मूली को लोग फ्रिज में स्टोर करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फ्रिज में स्मेल आने लगेगी। डोंट वरी, अब इस बार आप बची हुई मूली को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिएगा फ्रिज के अंदर। फ्रिज से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। मूली खाने तक तो ठीक था, लेकिन बहुत सारे लोग मूली के पत्ते बिल्कुल फेंक देते हैं। मतलब सब्जी लेते वक्त ही उसी समय तोड़ के फेंक देते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये अगला हैक आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जो मूली की पत्तियां होती हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती हैं। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वेट लॉस में और डिटॉक्स करने में ये हेल्पफुल होती हैं। लिवर, किडनी, गट हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मोटापा दूर करने में भी मदद करती हैं। जॉइंटिस जैसी बीमारियां भी दूर करती हैं। इनफैक्ट डायबिटिक लोगों के लिए भी ये पत्तियां बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इन पत्तियों को फेंक देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इन पत्तियों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और आज अब मैं नेक्स्ट आपको यही बताने वाली हूँ कि इन पत्तियों को यूज़ करके आप कैसे बहुत ही ज़्यादा यमी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस सब्ज़ी बना सकते हैं। सिर्फ मूली के पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पे। डंडियाँ इसकी बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं तो उन्हें हम नहीं पकाते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। पत्तियों को धोने के बाद मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है और
2 मूली की पत्तियां मैंने यहाँ पे ली हैं और एक मीडियम साइज की मूली ली है जो इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में मैंने काट ली है। सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है जो मैं यहाँ पे चॉप करके ले रही हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ अदरक, कुछ कलियाँ लहसुन की और हरी मिर्च जो कि मैं मामदस्ते में पीस के लूँगी। इनको कूट के लेने से इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। हालांकि आप जिंजर गार्लिक की पेस्ट या फिर हरी मिर्च की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन खाते हैं तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस सब्ज़ी बनाने की बेसिक प्रेपरेशन हो गई है। अब मैं कढ़ाई में कर रही हूँ तेल गरम। बहुत ही झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है ये, आप अभी खुद ही देखेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा सबसे पहले मैं डालूंगी हींग और थोड़ी सी अजवाइन। इसके अलावा आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जीरा तक डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई खड़ा मसाला नहीं चाहिए। अजवाइन और हींग को स्किप मत कीजिएगा। कई लोगों को गैस होने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करने से कोई ऐसा इशू आपको नहीं आएगा, गैस्ट्रिक इशू नहीं आएगा। इन दोनों चीज़ों के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट। इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, तब तक जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर निकल नहीं जाता। और फिर हम इसमें डाल देंगे कटी हुई मूली। बस इसको अच्छे से हम चला लेंगे। ज़्यादा देर अब इसे पकाना नहीं है। अब ढक के हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तब तक जब तक कि मूली हमारी आधी पक नहीं जाती। ये पानी वाला हैक तो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, सो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। 5 मिनट के बाद मैं मूली को वापस से चेक कर रही हूँ और जब आप इसे चेक करेंगे तो चाकू से चेक कर सकते हैं, ये हाफ कुक्ड है इस समय। पाँच मिनट के बाद हम अब इसमें मूली के कटे हुए पत्ते भी डाल देंगे। और सिर्फ पत्ते ही नहीं, इसी पॉइंट पे हम सारे अपने बेसिक घर के मसाले भी डालेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक। और इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अगर आप चाहें तो, वरना हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली थी। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस सब्ज़ी में वैसे आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी पत्तियां फ्रेश हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से अलग से पानी डालने की। अब इसे ढक के आप तब तक पका लीजिए जब तक कि सब्ज़ी आपकी पूरी गल नहीं जाती। एक बहुत ही इजी सा इंडिकेशन है कि आपकी सब्ज़ी बन गई है, वो ये है कि आप चाकू को मूली के अंदर इंसर्ट करके देखिए। अगर आसानी से वो इंसर्ट हो जाए तो आपको पता है कि सब्ज़ी आपकी पूरी गल चुकी है। बस इसमें आपको अब कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी और नहीं करना है। सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है एंड विंटर्स में मस्ट ट्राई है, रेडी हो चुकी है। तो इस विंटर्स अगर आपने पहले कभी ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर इसे इस बार ट्राई कीजिएगा। और जब आप ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये कैसी बनी। वैसे आप इसे मूली का साग भी बोल सकते हैं। आई नो कई लोग इस तरीके से इसे बुलाते हैं। हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी न्यूट्रिशियस लंच रेडी हो गया है। आपको ये कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। अब बात करूंगी पालक की। यहाँ पे मैंने पालक का पूरा बंच तोड़ लिया है और धो के सुखा भी लिया था। धोना कैसे है, हरी सब्जियों को स्टोर कैसे करना है, ये तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। कई लोगों को पालक को यूज़ करने में दिक्कत आती है क्योंकि जब उसे वो ब्लांच करते हैं तो उसका कलर एकदम ख़राब हो जाता है, एकदम डार्क सा हो जाता है, वो हरापन मेंटेन्ड नहीं रहता है। पालक ब्लांच करते समय याद रखिए कि जब पानी पूरा बॉईल हो जाए तो ही आपको पालक के पत्ते उसके अंदर डालने हैं ब्लांच होने के लिए। और एक खुला बर्तन लीजिए जिसमें आप आराम से पालक को ब्लांच कर पाएं। पालक जब आप ब्लांच करेंगे गर्म पानी के अंदर तो 1 मिनट से ऊपर आपको इसे ब्लांच नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट तक पालक के पत्तों को गर्म पानी में छोड़ दीजिए और उसके बाद तुरंत ही निकालना है हमें इन्हें।
लेकिन जब आप पालक के पत्तों को निकालें तो आपको इन्हें निकालना है बर्फ़ वाले ठंडे पानी में। बर्फ़ वाला पानी ना भी हो तो भी एकदम चिल्ड पानी फ्रिज वाला यूज़ कीजिए। ऐसा करने से जो पालक का हरापन है वो बरकरार रहेगा, हरापन खराब नहीं होगा, रंग दबेगा नहीं और खराब नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठंडे पानी में पालक को डालने से कुकिंग प्रोसेस तुरंत ही स्टॉप हो जाता है, पालक फर्दर कुक नहीं होती है, इसलिए डिस्कलर नहीं होगी। अब क्योंकि हमने इसे बर्फ़ वाले पानी में डाला है तो ये ठंडी हो ही चुकी है। आप आराम से इसे तुरंत ही मिक्सी में लेके पीस सकते हैं। आपको नहीं भी पीसना तो जैसे भी अब आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब इसे ग्राइंडर जार में लेके पीस के स्टोर कर सकती हूँ फ्रिज के अंदर। ये पालक की प्यूरी फ्रिज में 5 से 6 दिन तक भी ख़राब नहीं होती है। एज अ पार्ट ऑफ योर मील प्रेप आप इसे हमेशा करके फ्रिज में रेडी रख सकते हैं। इनफैक्ट जब ये प्यूरी फ्रिज में रेडी होती है तो उसके बाद आप इससे पराठे बनाइए या फिर पालक पनीर जैसे कोई भी सब्ज़ी, हर काम बहुत फटाफट हो जाता है। और ये देखिए पालक का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल हरे का हरा ही है, एकदम फ्रेश। और फ्रिज में भी जब आप इसे रखेंगे तो इसका कलर ख़राब नहीं होने वाला है, ये डार्क बिल्कुल नहीं होगा। इस हैक को आप आजमा के देखिएगा। इसी तरीके से पालक को ब्लांच कीजिएगा और फिर फ्रिज में स्टोर करके रखिए, ये बिल्कुल 5 से 6 दिन तक ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से करी पत्ते को भी स्टोर करने का एक स्पेशल तरीका है। करी पत्ते में बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ, हेयर, स्किन सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप इसे ठीक से स्टोर करेंगे तो 10-15 दिन तक तो क्या, ये 20-25 दिनों तक भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है कि सारे कड़ी पत्तों को आप डंडी से अलग कर लीजिए और ठीक तरीके से खुले पानी में धो लीजिए ताकि इनकी सारी गंदगी हट जाए। जब आप सारी पत्तियों को अच्छे तरीके से धो लें, उनकी सारी मिट्टी अलग कर लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ये धुली हुई पत्तियाँ आप लेंगे डायरेक्टली एक प्लेट के ऊपर। इन पत्तियों को आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, इनका पानी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको अच्छे तरीके से प्लेट के ऊपर पूरे तरीके से फैला दीजिए। इनके ऊपर जो पानी की बूंदें हैं उनकी चिंता मत कीजिए। इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ये पूरी की पूरी प्लेट उठा के फ्रिज के अंदर ऐसे ही रख देंगे 4 या 5 दिन के लिए या फिर मैक्सिमम 6-7 दिनों के लिए, तब तक जब तक ये सारी पत्तियां क्रिस्प ना हो जाएं। इस प्लेट को आपको ढकने तक की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ फ्रिज के अंदर रखिए और जब भी बीच में आपको ज़रूरत पड़े तो आप एज इट इज़ प्लेट निकाल के ये पत्तियां यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको नॉर्मल अपना खाना बनाना है उसमें। 5-6 दिनों के बाद जब ये पत्तियां क्रिस्प हो जाएं, ये देखिए आप आवाज़ सुन ही पा रहे होंगे, उसके बाद इनको स्टोर आप करेंगे एक एयर टाइट कांच की शीशी के अंदर। इन पत्तियों को अब इस शीशी के अंदर डाल दीजिए और फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिए। हफ्ते भर के लिए क्या, ये महीने भर के लिए भी ख़राब नहीं होंगी। अब इनका कलर, इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट कुछ भी ख़राब नहीं होगा। इसको एक बार आप इस तरीके से स्टोर करके देखिए। अब बात करते हैं हरी मिर्चों की। तो हरी मिर्चें भी स्टोर करने का एक अलग से तरीका है जिसको मैं आपको बताती हूँ। इनको पहले तो खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लीजिए, उसके बाद इनको आप एक किचन टॉवल के ऊपर निकालिए और इनका पानी हमें पूरे तरीके से सुखाना है। अब चाहे तो आप इन्हें एयर ड्राई होने दीजिए, वरना अगर आपको जल्दी है तो टॉवल से अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए कि इनके ऊपर पानी की एक भी बूंद ना बचे। पूरे तरीके से पानी का सूखना ज़रूरी है ताकि सब्ज़ी हमारी ख़राब ना हो। और उसके बाद इन्हें स्टोर करने से पहले हम इनकी डंडियाँ हाथ से ही तोड़ेंगे। जी हाँ, ना चाकू का इस्तेमाल करेंगे ना ही कैंची का, हाथ से ही इस तरीके से आप हर डंडी को तोड़ देंगे स्टोर करने से पहले। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है एंड
अगर आप ये करेंगे और इस तरीके से ही स्टोर करेंगे तो सब्जियां, मतलब स्पेशली ये हरी मिर्च, आपकी 15-20 दिन तक भी फ्रेश बनी रहेगी आपके फ्रिज के अंदर। इसके बाद आप इन्हें स्टोर करने के लिए आप कोई भी कांच की शीशी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली इन्हें शीशी के अंदर नहीं डालना है। एक कपड़ा यूज़ कीजिए और जो आपकी शीशी है उसको अच्छे से कपड़े से सराउंड कर दीजिए और इसके अंदर फिर आप मिर्च डालिए। कपड़े से होगा ये कि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रिज में रखे रखे आएगा सब्ज़ी के ऊपर, तो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और सब्ज़ी लंबे समय तक चलती है, सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। वैसे शीशी की जगह आप कोई डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशी इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि कम जगह ऑक्यूपाई होती है फ्रिज के अंदर। इसको स्टोर करने का आपको एक और तरीका बताती हूँ। बाज़ार में इस तरीके के डब्बे अवेलेबल हैं सेक्शन वाले, जिसमें आपको इस तरीके से बास्केट्स मिलेंगी। क्योंकि इसमें होल है तो जितना भी मॉइस्चर सब्ज़ी के ऊपर आता है वो नीचे ही गिर जाता है और सब्ज़ी को क्योंकि मॉइस्चर टच नहीं करता है तो वो लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। ये डब्बा आप और भी चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मैंने इस डब्बे में अदरक स्टोर करके रखा है, साथ ही में छिला हुआ लहसुन भी है और कटा हुआ नींबू भी है। इनफैक्ट जैसे हम आधा टमाटर कभी कभी यूज़ करते हैं और आधा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इस डब्बे में अगर आप उसको डाल के रखेंगे तो सब्जियां जो कटी हुई होती हैं वो भी ख़राब नहीं होती हैं। ये डब्बा भी काफ़ी काम की चीज़ है। ऑनलाइन और इवन लोकल मार्केट में आजकल ये बहुत आराम से मिल जाता है। तो आप जैसे चाहें या तो घर पे ही पड़े डब्बे या शीशियों में या फिर इस तरीके के डब्बों में चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी भी हम घर पे अक्सर एज अ मील प्रेप बना के रखते ही हैं और अक्सर देखा गया है कि जब हम इसे बना के रखते हैं तो थोड़ी ही देर बाद या फिर एक आध दिन के बाद चटनी का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, एकदम ब्लैकिश सा लगने लगता है। चटनी ये डिसकलर ना हो इसके लिए आपको चटनी पीसते वक्त इसमें डालना है नींबू का रस। और नींबू के रस के साथ साथ आप एक और चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं और वो है रेगुलर पानी की जगह आप आइस डाल के इसे पीसिए। जब आप नींबू यूज़ करते हैं और आइस के साथ इस चटनी को पीसते हैं तो चटनी आपकी कभी भी डिसकलर नहीं होगी। चटनी का हरा रंग बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रहेगा और जब आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रखेंगे तो भी ये 5 से 7 दिन तक खराब नहीं होगी, ना टेस्ट में ना ही रंग में। परफेक्ट कलर आ गया ना धनिया पुदीने की चटनी का, और ये इसी तरीके से रहेगा अगले 5-7 दिनों तक। अब रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आपको चटनी बनानी है जो कि लाइट ग्रीन कलर की होती है तो आपको सेम रेसिपी के अंदर डालना है दही। जी हाँ, सिर्फ दही का ही हेर फेर है और कुछ भी नहीं। जो भी आप धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी फॉलो करते हैं उसमें साथ में यूज़ कीजिए दही। कितना दही यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि कितना लाइट ग्रीन कलर की चटनी आपको चाहिए। उस हिसाब से जब आप इसको ब्लेंड कर देते हैं तो ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाइट ग्रीन कलर की ये चटनी अब बन के रेडी हो जाएगी। है ना परफेक्ट हैक्स। आई होप आपको ये सब ज़रूर पसंद आए होंगे। इन सभी हैक्स में से आपका कौन सा सबसे अच्छा और फेवरेट रहा मुझे ज़रूर बताइएगा लिख के। जब आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं या कोई राइस की प्रेपरेशन करें या फिर कुछ और किचन में बनाएं और आपको ये हरी पेस्ट उसमें यूज़ करनी है तो आप सेम हैक हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हरी पेस्ट आप बना रहे हैं उसमें नींबू का रस ज़रूर डालिए और बर्फ़ के साथ उसको पीसिए ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। मैंने यहाँ पे हरी पेस्ट बनाई है हरियाली साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो इस हैक को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है हैक। मेरे पिछले एक वीडियो में आप सब में से बहुत सारे लोगों ने ढोकला रेसिपी शेयर करने के लिए मुझसे बोला था।
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग कुछ बोले और मैं करूँ नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेंट खमन या फिर ढोकला ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। पानी, चीनी और साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के साथ मैंने एक साथ एक बर्तन में ले लिया है। इसे मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी तब तक जब तक कि चीनी और साइट्रिक एसिड पूरे तरीके से पानी में घुल ना जाए। अब मैं यहाँ पे बेसन को छान के लूँगी, छानना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके स्क्रीन पे एग्जैक्ट मेजरमेंट हर चीज़ के मिल जाएंगे। प्लीज़ फॉलो दैट एज इट इज़। ये वाली जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नो फेल एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला हमेशा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी होगा। बेसन को यहाँ पे मैंने पूरे तरीके से छान के ले लिया है। इसके बाद हम बेसन को बाकी की सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अब हमें इन सभी चीज़ों को फेंटना है 5 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करना शुरू कर रही हूँ और जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी कम है, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब पानी और ऐड किया है। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स प्लीज़ फॉलो कीजिएगा ताकि रेसिपी में कहीं पे गड़बड़ ना हो। 5-7 मिनट इसे अच्छे से फेंट लेने के बाद ये बैटर इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर और तेल। वापस से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना अच्छा आप इस बैटर को फेंटेंगे उतना ही अच्छा ढोकला बनेगा। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 5-7 मिनट के लिए और फेंटा था। अब ये है फाइनल बैटर की कंसिस्टेंसी। ढोकला बैटर वैसे तो अब रेडी है, लेकिन हमें करने हैं 2 और काम। यहाँ पे मैं स्टीमर रेडी कर रही हूँ ढोकले को स्टीम करने के लिए। ये नींबू वाला हैक मैंने पिछली बार बताया ही था, जिसमें आपने कमेंट किया था कि आपको ढोकले की रेसिपी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मैं एक टिन को ग्रीस करके लूँगी। ग्रीस करने के लिए मैं एक ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों का नहीं। ब्रश इस तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत ही एक पतली लेयर ऑयल की टिन के ऊपर लग जाती है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाता है। तो मैं ब्रश प्रेफर करती हूँ ऑयल करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉईल आना बस शुरू ही होगा, तब उस पॉइंट पे हम इस बैटर के अंदर डालेंगे सोडा। यहाँ पे 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हमें इस बैटर में डालना है। 3/4 टीस्पून किसी के पास नहीं होती है, इसलिए 1/4 टीस्पून को आप 3 बार इस बैटर के अंदर डालेंगे। दैट विल मेक इट 3/4 टीस्पून। मेक श्योर कि आपका बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, एक्सपायर्ड ना हो, अदरवाइज वो ठीक से काम नहीं करेगा। बेकिंग सोडा के ऊपर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल और अच्छे से बैटर को हम मिक्स कर देंगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बार बार आगे पीछे मत कीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में बैटर को मिक्स कीजिए। अच्छे तरीके से सोडा मिक्स कर लेने के बाद बस हमें अब इस बैटर को स्टीम होने के लिए स्टीमर में डालना है। लगभग 30 मिनट लग जाएंगे इस बैटर को स्टीम होने में। 25 मिनट से पहले तो आप ढक्कन खोल के बिल्कुल मत देखिएगा। लेट इट गो ऑन मीडियम हीट। स्टीम होने दीजिए इसे आराम से 25 मिनट तक, उसके बाद ही इसे चेक कीजिएगा। ढोकले को स्टीम होने में आधा घंटा तो है, लेकिन तब तक हम तैयारी कर लेंगे उसके ऊपर तड़का लगाने की। तो तड़के के लिए एक पैन में ऑयल लेने के बाद उसमें डाल रही हूँ हींग, राई, कड़ी पत्ता, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, आप चाहें तो चॉप करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब चीनी और आधा कप के करीब पानी। पानी और चीनी डालना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो ढोकला थोड़ा सा गले में लगता है और फिर सबको पसंद नहीं आता है, ड्राई ड्राई सा लगता है। तो ये पानी से ढोकले को सोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तड़के को बस हमें तब तक ही पकाना है जब तक इसमें बहुत अच्छे से बॉईल ना आ जाए। बॉईल आने के बाद बस 1-2 मिनट ही इसे पकाएंगे और तड़का हमारा हो गया है रेडी।
इन द मीनवाइल आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पे ढोकला चेक कर रही हूँ। अगर आपका स्क्यूअर या नाइफ सेंटर में डालने के बाद अगर एकदम साफ निकल के आती है, दैट मीन्स ढोकला अच्छे तरीके से पूरे तरीके से स्टीम हो चुका है। इसे आप स्टीमर से अब बाहर निकाल सकते हैं। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। जब हम तड़का इसके ऊपर डालेंगे तो याद रखिए ढोकला आपका पूरा ठंडा होना चाहिए और तड़का हल्का सा वार्म होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको याद रखिएगा। इसको डीमोल्ड मैंने कर लिया है एक प्लेट के ऊपर और अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। आसान रेसिपी है, बस सिर्फ आपको मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है और कुछ मैंने जो और टिप्स आपको बताई हैं उस तरीके से इसे फॉलो करना है ताकि आपका ढोकला हर बार इसी तरीके से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के निकले। तड़का पूरा ही आप ढोकले के ऊपर डाल दीजिएगा, धीरे धीरे करके डालिएगा ताकि ढोकले को टाइम मिले इस तड़के को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो धीरे धीरे करके इस पूरे तड़के को आपको ढोकले के अंदर डाल देना है, कुछ भी मत बचाइएगा। ऊपर से गार्निश कीजिए धनिए के साथ और अगर आपके पास कोकोनट है तो ड्राई कोकोनट के साथ भी वो इसके ऊपर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मेरे पास आज था नहीं तो मैंने वो डाला नहीं और यहाँ पे ढोकला बन के रेडी हो गया है। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप आज के सभी हैक्स और सभी रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। इनमें से कौन सी चीज़ या कौन सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे उन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ और इंतज़ार करूँगी आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। इनफैक्ट अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस एंड I know everybody has scope of improvement and so do I. So thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next one soon. Bye bye.